आज लेक्चर का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन डालेंगे फाइंड द वर्क डन। सबसे पहले क्वेश्चन डालेंगे हम आज फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसको मैं एक्सटर्नल बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तुम समझोगे इसको क्या पढ़ोगे, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मास and a frictional force on a block of mass कितना ले मास, चलो 10 kg ले लेता हूं मैं, ठीक है। ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। क्या निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है किसका, बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से आइडिया लगेगा। एक सरफेस बना लो, जिस सरफेस पे क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 10 kg मास है। चलो ट्राई करो, देखता हूं कौन करते हैं। पढ़ाया है वर्क डन का फॉर्मूला, इस पे अप्लाई करके देखो। इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी ले लो और 0.1 है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में गिवन दे देता हूं 0.1, फोर्स भी गिवन दे देता हूं और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन दे देता हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, ओके। और फोर्स लगाया है हमने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है कितना, सपोज x में डिस्प्लेसमेंट जो कि 5 मीटर दे रखा है मैंने, वो ब्लॉक आउट उठकर यहाँ आ गया है, ये रहा ब्लॉक जिसका मास 10 kg। तो आपको सॉल्यूशन वर्क डन निकालना है, फटाफट निकालो। पहला वाला तो बहुत इजी है, वर्क डन का क्या करेंगे हम, वर्क डन इज इक्वल टू फर्स्ट केस में जो मुझे पता करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स का, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन का, एफ एक्सटर्नल डॉट एस, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कितना दिया मैंने 20 न्यूटन, और एस कितना दिया मैंने 5 मीटर, तो हो गया 100 न्यूटन मीटर या फिर 100 जूल, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे और बहुत ही अच्छे से। जब भी आ जाए फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उससे कंफ्यूजन दूर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स ये रहा, ऊपर में क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास इनटू जी, ये रहा एंड ये रहा 10 kg, 10 kg। ध्यान से देखो, ये 10 kg है। तो मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आर। यहाँ पर लिमिट लगेगी क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी क्या, फोर्स लिमिट होगा क्या, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी ना, एफ लिमिट, तभी तो म्यू एन लगते हैं फॉर्मूला। क्या लगता है, एफ लिमिटिंग म्यू इनटू एन या फिर आर, नॉर्मल रिएक्शंस होता है, ठीक है, एन या फिर आर। तो म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 0.1, और एन कितना हो जाएगा एम जी, जी कितना ले लो 9.8, 10 ले लो, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, है। और एन कितना है, मास भी 10 है, तो कितना हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। वैल्यू डाल देंगे हम 100 या फिर 10 जी है तो जी है, तो चलो इसको जी के फॉर्म में ही रखता हूं मैं। 9.8 नहीं लेना तुम्हें ना, चलो 10 ले लो, 10 जी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, वैल्यू एक ही आ जाएगी, कितनी आएगी, ये पॉइंट पर नीचे आएगा, नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। बैठो, जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 9.8 या फिर 10। हटा दो इसको, इधर हेल्प करो दीदी, इसको हटाओ, 10 आ गया जी, जो भी है 10 है या फिर 9.8, जो भी है। ओके, जी की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी आप बताओ कि वर्क डन वाला केस कब, ऐसा केस कब होता है, अगर इधर अप्लाइड फोर्स है,
अप्लाइड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वो केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन आया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वर्गन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Fs cos थीटा। थीटा कितना हो गया 180 डिग्री मतलब -1, तो वर्गन आ जाएगा -Fs। ये वाला केस आ जाएगा तो वर्गन निकाल लेंगे सेकंड केस के लिए, -Fs डाल देंगे, -F कितना है आपका? हाँ, और G कितना है, S कितना है? तो आंसर निकाल दो फटाफट। चलो F आ गया आपका 10, आया 10? हाँ 10 और S 5, आंसर आ गया -50 जूल। मतलब वर्क डन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आया है, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आया है। इस वाले केस में, पहले वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव आया है और वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव आया। आगे चल के मैं बता दूंगा वर्क डन पॉजिटिव कब आता है, वर्क डन नेगेटिव कब आता है और वर्क डन 0 कब होता है। इस बात मैंने बता भी दिया है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा 180 होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस आ जाता है, अभी देख लिया हमने, फ्रिक्शन लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा ना, फॉर्मूला वर्क डन का ये हो गया। और 0 कब आता है, जब वो परपेंडिकुलर लेते हैं, साइन कंपोनेंट वाला जब आता है ना, बताया था ना वर्क डन 0 होगा परपेंडिकुलर वाले केस पे। तो ओके, तो ये दो केस हमने देख लिया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तरीका यही सीखना है आपने को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ज्यादा दिमाग आएगा। ओके, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करें। अब मैं एक इंक्लाइंड एंगल पर एक ब्लॉक ऑफ मास को रखूंगा और आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, इंक्लाइंड एंगल समझते हो ना कि वर्क ब्लॉक ऑफ मास है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस से एट एन एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होगा, उसी सरफेस को हम बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। अभी उस पर न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। इसका पहले का लेक्चर छूट गया है हेजल आपका, तो आप मेरे YouTube पर जाओ और प्लीज जाकर वहां से देखो, यहीं तक पढ़ाया, उसके बाद यही कंटिन्यू करा है। ठीक है, लेक्चर अभी पूरे सीरियस बना रहा हूं मैं, सीरीज वाइज। ठीक है, किसी का छूट जाए, रिवीजन करना हो, टेस्ट आ रहा हो, वहां जाके रिवीजन कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया? आज ही डाल दोगे ना? हां, आज वाला आज ही डाल, कल वाला डाल दिया मैंने, कल का लेक्चर मैंने YouTube पर डाल दिया। ठीक है, वर्क का देख भी लिया, ठीक ठाक लग रहा है। मतलब क्वालिटी अभी थोड़ा कम है, धीरे धीरे वो इंप्रूव होगा, जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा होगा धीरे धीरे तो होता है हर चीज। जल्दी करो, मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं? लेक्चर बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी नोट करें सभी, टाइम पे आया करो। इसको क्या करना है? स्मॉल करना है जिससे खुल जाएगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप उससे नोट कर लेना। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अभी भी वर्क डन निकालेंगे, बट वो सरफेस अब कैसा होगा, एट एन एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। दोनों फोर्सेस की वजह से हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। कब? जब वो सरफेस कब इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन से। ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, इससे मैंने इंक्लाइंड एंगल पर एक सरफेस बनाई जहां पर मैंने ब्लॉक ऑफ मास m रखा। ठीक है, इसका मास भी लेते हैं, तो इस सरफेस को एट एन एंगल थीटा पर ये इंक्लाइंड, आपको वर्क डन पता करना है। तो आपको पता है ना कि इंक्लाइंड है तो ये वाला आकर नीचे आएगा ना, शिफ्ट होगा ना नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैं डॉट लाइन से बना रहा हूं, देखो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जो भी मास लेना ले लेंगे बाद में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा,
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो, ऊपर की तरफ इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है ना, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ब्लॉक पे परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आर या फिर जो भी लेते हो आप एन ले लो एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लगेगा इस ब्लॉक पर? अभी mg लगेगा ना, ओके, वर्क डन यहाँ पर mg, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे ये, तो 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, बिल्कुल कॉपी करें, थीटा हो गया 90 डिग्री। अब मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ब्लॉक से यहाँ तक का? डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कुछ, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना पड़ेगा, और फोर्स तभी तो निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे फोर्स निकाल लूंगा, आराम से निकल जाएगा, लेकिन मुझे ये डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा, ये एंगल टोटल कितना है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? ये रहा 90, ये भी थीटा और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और तुम्हें पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है? अब ये सरफेस कॉस होगा, चलो तुम ये 90 माइनस थीटा कर लो, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स होगा बताना। एंगल के इंक्लाइन वाला सरफेस है, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा है ये एंगल, क्या होता है? कंपोनेंट कौन सा लेते हैं? थीटा रहता है, तो लेते हैं ना f cos थीटा, लेते हैं ना। अगर ये परपेंडिकुलर हो तो क्या लेते हैं? बट यहाँ पर एंगल ही थीटा थोड़ी ना, एंगल ही 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा ही तो लेंगे यार cos का कंपोनेंट, और cos 90 माइनस थीटा ही तो लेंगे। यहाँ पर थीटा नहीं है, कुछ और एंगल दे रखा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो इसका होगा, ये वाला mg cos 90 माइनस थीटा होगा। और तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा होता है, पढ़ा है, लिखवाया हुआ है मैंने अपने लेक्चर्स में, लिखवाया हुआ है cos 90 माइनस थीटा। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा? mg sin थीटा। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? कैसे सर ने 90 माइनस थीटा और cos थीटा कर दिया, इस पर डाउट तो नहीं है ना? कंपोनेंट ब्रेक करना अपने को आना चाहिए। ओके, तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस ये मूव करा है वो L डिस्टेंस मूव करा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस में लेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब मैं वर्क डन निकालूं, और मेरे पास है ना फोर्स, है ना अपने पास फोर्स, तो है अपने पास mg cos 90 माइनस थीटा बोल लो या फिर mg sin थीटा बोल लो, है अपने पास फोर्स। तो लिख लो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो वर्क फोर्स कितना है अपना बताना, mg cos थीटा या फिर mg sin थीटा, और इनटू s कितना लिया है मैंने? L डिस्प्लेस किया है, L को डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, तो L। तो आंसर क्या आ गया? mg sin थीटा L, mg sin थीटा L। अच्छा, ये किसके वजह से वर्क डन कराया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अच्छा, नॉर्मल वाला जो है, नॉर्मल रिएक्शन का वजह से वर्क डन तो बता सकता है। ये तो पहला केस हो गया, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाई, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है कि परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन कोई भी वर्क करता है क्या? अगर परपेंडिकुलर पे हो कोई चीज का वर्क डन f cos 90 by 90 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? f डॉट s, मतलब थीटा यहां पर वर्क डन का कितना है? 90, तो 90 वाला फोर्स 0 वर्क डन करता है, मैंने बताया भी था, बताया था ना ये वाला चीज कि वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन कितना फोर्स करेगा? थीटा 90 डिग्री पे करेगा। अगर अप्लाई भी करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, और cos 90 0, सो वर्क डन भी इक्वल टू 0। सीधा एक लाइन में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? ऑलवेज 0 होगा, ठीक है।
वर्क डन बाय अ नॉर्मल रिएक्शन, जो थीटा होता है ना परपेंडिकुलर ऐसे होता है वर्क डन, ठीक है ना, ग्रेविटी नीचे लगेगी, मान लो ये ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या लगेगा, mg एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको पुल करेगा, तो वो कितना होगा, 0 होगा ऑलवेज। ठीक है, वर्क डन समझ में आ रहा है सबको, किसी के ऊपर से जा रहा है वर्क डन, हेजल, जैनब, आपको अगर नहीं है ना, समझ आ रहा है क्वेश्चन, किया है कभी क्वेश्चन, करा है, अभी क्लैरिटी हुई कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना, तो प्रैक्टिस करना है वाले, ठीक है। चलो ये सब एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बहुत ज्यादा। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, हेमिस्फीयर, सबको पता है हेमिस्फीयर कैसा होता है, हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर इज नोन एज हेमिस्फीयर, ऐसा शेप होता है, ऐसा, क्लास 10th में पढ़ा था हेमिस्फीयर, पढ़ा था ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ये रहा इसका सेंटर और इसको बोलेंगे रेडियस, इसको भी रेडियस बोलेंगे, बोलेंगे ना, ओके। तो मानो कि ये रेडियस ने यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास m रखा था, ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ मास को उसने शिफ्ट करा दिया थोड़ा सा बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जब उसको डिस्प्लेस किया तो वो सपोज यहां आ गया, मान लो वो ये ब्लॉक में डॉट लाइन से बना रहा हूं, ये मास यहां पर आ गया, जब उसने क्या अप्लाई करा, फोर्स, फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरफ से अप्लाई करते हैं यहां पर फोर्स, यहां पर अप्लाइड लिख दूं मैं, अप्लाइड फोर्स, तो यहां भी फोर्स कैसा होगा, इसी तरह होगा, होगा होगा या नहीं होगा, एफ अप्लाई इधर ही होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, हाँ या ना कुछ बोलो, अगर डाउट है तो पूछो क्यों होगा, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा जरा डाउट है, क्या डाउट है बोलो, ये एट एन एंगल थीटा भी दे दिया ना, चलो इस एंगल पे ये इंक्लाइन, मतलब सब शिफ्ट करा, और ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, वो पता है मुझे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पूछो क्या पूछना है, क्या समझना है वो तो बताओ, लिख लो, फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन लिख लो, बाय फोर्स है, डायरेक्शन तो अभी भी इधर ही रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक ऑफ मास m हुआ है, ना कि ये फोर्स तो अप्लाई इधर ही होगी ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही होगी, अच्छा सर, ब्लॉक ऑफ मास जो है ये m, इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गई, बट फोर्स का डायरेक्शन अब भी हॉरिजॉन्टल है ना, इसी सरफेस पे है ना, हॉरिजॉन्टल, यस, तुमसे यहां भी कोई पूछेगा ना फोर्स क्या होगा, तो बोलना है अप्लाइड, जो यहां पर, ठीक है, ऑलवेज। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले दो चीज डिस्कस कर लेता हूं जो आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है, जब मैं ये ट्रिपल स्टार बनाता हूं समझ जाओ, इसको रिवाइज करना है, ठीक है, इसको रिवाइज करना कंपलसरी है, ये मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी मैं बता देता हूं, क्या करते थे कि एक ब्लॉक ऑफ मास m लेते थे, स्टार्टिंग में ही करा था, एक सरफेस होता था, इधर अप्लाइड फोर्स लगता था, अप्लाइड फोर्स लगता था, इस ब्लॉक का मास m होता था, तो इधर के डायरेक्शन में जो f cos थीटा हम लेते थे या नहीं लेते थे, f cos थीटा लेते थे ना, यहां भी एंगल थीटा होता था, याद है, ये भी क्या होता था, f cos थीटा होता था, लेकिन यहां पर ये बात डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं कहना चाह रहा था a डॉट b क्या होता है, b डॉट a कम्यूटेटिव होता है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट a डॉट b है, तो इसको मैं s डॉट f भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना, कि फोर्स मल्टीप्लाइड है इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो मैं बोलूंगा फोर्स हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसी फॉर्मूले को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, यही बोल रहा हूं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था, अब ये यहां पर काम आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या यूज करूंगा इस फॉर्मूले का भी देखो, अभी देखो, ध्यान से देखो, मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, मैं इसका नाम ले लेता हूं L, ठीक है, L डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां गया, शिफ्ट किया ना,
डिस्प्लेसमेंट हुआ ना तो L हुआ। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि वर्क डन निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूं? कंपोनेंट में ब्रेक करूं या फिर क्या करूं? कुछ सोचो। एट एन एंगल थीटा पर इंक्लाइन तो है ही, तो अपना अपना अप्रोच लगाओ, थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करो, अदरवाइज मैं करा रहा हूं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फोर्स लगाओ। L मैंने दे दिया, डिस्प्लेसमेंट L, थोड़ा सा वर्क डन निकालने का ट्राई करो, अदरवाइज मैं तो करा ही दूंगा। मैं थोड़ा सा और हेल्प कर दूं तुम्हारा। देखो, इसको यहां से मैं ज्वाइन कर दूं, यहां पे जहां पर ब्लॉक ऑफ मास m है, तो तुम जो ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल थीटा से लगा होता है उसको कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? r cos थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला जो मुझे निकालना है, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? r sin थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, वही तो लिखेंगे ना, वही लिखेंगे ना, r sin थीटा। और इसको इधर वाले को जो एंगल के साथ लगा हो ना हमेशा, उसको थीटा लेंगे cos वाला, जो परपेंडिकुलर है उसको क्या लेंगे? हमेशा लेंगे उसको sin वाला, ऑलवेज। तो यही मैंने अप्लाई किया, f cos थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा हमारे पास आ गया बिल्कुल। तो क्या मैं वर्क डन निकाल लूं? आप बोलो क्या बोलते हो? यहाँ पे तुम्हारा जो L है वो आना गया, तुम्हारा कितना आ गया? r sin थीटा आ गया। L जो दे रखा था डिस्प्लेसमेंट, वो r sin थीटा आ गया ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल के साथ लगा हुआ है, तो r cos थीटा। रेडियस यहाँ भी, रेडियस यहाँ भी है ना, रेडियस ही तो होता है, सेंटर से किसी लाइन को एंड मिला दो तो डायमीटर थोड़ी होगा, डायमीटर तो पूरा लाइन होगा। तो r cos थीटा और r sin थीटा हमारे पास आ गया। चलो, तो वर्क डन निकाल के बताओ फटाफट जल्दी से। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है, वर्क डन भी होकर हो रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैंने दोनों दे दिया। चलो फाइंड आउट करो। फिगर समझ में आया ना सबको? डाउट है तो पूछो। हेजल आपको डाउट है कुछ? जैनब कुछ भी समझ में आ रहा हो ऐसा कुछ है तो पूछो ना। नहीं ना? तो फिगर क्लियर है ना आपको कि सर ने कैसे कैसे साइन थीटा cos थीटा लिए, समझ आ रहा है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये फोर्स अप्लाइड वो और sin थीटा लेना है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट लेना है यार साइन थीटा। फिर फोर्स को फोर्स F अप्लाई किया दो ना, फोर्स की वैल्यू मैंने दी ही नहीं क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा? सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू r sin थीटा और इनटू F बोल लो या फिर F डॉट sin r दोनों ही बात सही है। सर हमने cos थीटा इसको लिया है, ये वाले को ये हमने रेडियस को cos थीटा ले लिया, तो रेडियस ही तो दे रखा है, कंपोनेंट रेडियस ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो फिर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शिफ्ट जो करना, तो सेंटर से ये वाली लाइन में डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर यहां भी तो कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं, हर जगह कर रहा हूं। नहीं, तो क्या कहते हैं, फिर आपने जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो r sin थीटा लिया ना, तो हम वहां पे कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं? इसको डिस्प्लेस आप ही कह रहे हो ना, वहां पे डिस्प्लेस करा हम लोगों ने, तो डिस्प्लेस तो हो ही रहा है। यहाँ कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, वहां डिस्प्लेस हो रहा है, हमने वहां r sin थीटा लिया। यहां से लेकर यहां, तो यही तो कंपोनेंट मैंने r sin थीटा लिया है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट फिर है? आपने उसको r cos थीटा लिया। कहां r cos थीटा लिया? r sin थीटा लिया डिस्प्लेसमेंट। वो ये वाला इस कंपोनेंट की बात करें, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? r cos थीटा। मैं डायरेक्ट तुम्हें sin थीटा लिखता, r sin थीटा, तुम पूछते ना कि कैसे लिख दिया, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए थीटा पे जो एंगल इंक्लाइंड होता है वो r cos थीटा होता है, और जो थीटा के और परपेंडिकुलर होता है वो r। मैंने ये लिखने के लिए लिखा है, इसका यूज नहीं है। हाँ। आपको कंफ्यूजन ना हो कि cos के बाद ही तो sin लेते हैं, तो पहले ही sin ले दूंगा। बताओ ये कंपोनेंट इसका r होगा, ये कंपोनेंट r sin थीटा होगा, ठीक है, इधर वाला cos होगा। रख करूं आगे हम। चलो अब एक क्वेश्चन और अच्छा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पुल्ली वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया आज तक। एक पुल्ली है ऐसा जो कि हिंज है ऐसे, इस पे ब्लॉक ऑफ मास
1 kg का एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक ऑफ मास 2 kg का है। ये रहा 1 kg का ब्लॉक और ये रहा 2 kg का ब्लॉक और ये इस पर ऐसे है। चलो पहले फिगर बनाओ, फिर क्वेश्चन लिखेंगे हम। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं Fg से डिनोट करने वाला हूं ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में, ऑन ईच ऑफ मास, ऑन ईच ऑफ मास, ऑन ईच ऑफ मास एंड टेंशन फोर्स भी निकालना है, टेंशन फोर्स भी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से भी और टेंशन फोर्स की वजह से भी वर्क डन पता करना है। ठीक है, ऑन ईच मास, दोनों ही ब्लॉक पर, ऑन ईच ब्लॉक पर बोल लो या फिर मास पे बोल लो, ऑन ईच ब्लॉक व्हेन 2 kg मूव्स डाउन, व्हेन 2 kg block moves down by 5 meter, आप लोग मुझे ये बताओ, वर्क डन निकालने से पहले हम फिगर को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वर्क डन निकालने से पहले फिगर को रीड करेंगे। सबसे पहले देखो वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में वर्क डन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो जैनब, कभी ध्यान होगा बाद में नोट कर लेना, नोट करते छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में दे दूंगा, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है और मेरे YouTube पर भी मिल जाएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर कंसेप्ट पे ध्यान दो, लिखने से ज्यादा यहाँ ध्यान दो। निकालना है वर्क डन, चलो किसके वजह से निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और टेंशन फोर्स की वजह से निकालना है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 2 kg ब्लॉक मूव्स आई है नीचे, मतलब 2 kg का ब्लॉक कितना है, 3 मीटर नीचे डिस्प्लेस्ड हुआ है, नीचे की तरफ आया है, सॉरी 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ। तो बताओ ये अगर 5 मीटर नीचे आएगा तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पुली है, पुली पर तो हिंज है ना, जितना फोर्स नीचे लगाओगे उतना ऊपर जाएगा वो, है ना। अगर इसको नीचे ना खींचूंगा मैं तो ये ऊपर कितना जाएगा, 5 मीटर अपवर्ड जाएगा, जाएगा ना ऊपर की तरफ, और ये 5 मीटर डाउनवर्ड आएगा, आएगा या नहीं आएगा, हाँ ना मैं कुछ बोलो। ओके, टेंशन निकालना मैंने सिखाया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, टेंशन ऊपर लगता है तो नीचे mg, ये वाला टेंशन mg, m कितना है 1 और g ले लो, g तो g ले लो सीधा, g ले लो, g की वैल्यू तुम 9.8 लो या फिर 10, कोई दिक्कत, यहाँ पे mg लगा, m1 है, g 1g। अच्छा यहाँ पर टेंशन ये रहा इसका ऊपर की तरफ और इसका टेंशन किधर होगा बताना, इसका टेंशन नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल। तो क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर लगेगा इसका, नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना है, नीचे की तरफ खींच रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे और इसका एक्सेलरेशन ऊपर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना होगा 2g, 2g होगा, डाउट है सर, चलो टेंशन आ गया हमारे पास और हमें पता लग गया अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका लगेगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टेंशन निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी दो तरीके से मैंने पढ़ाया, एक फ्री बॉडी डायग्राम से बताया था टेंशन और एक फार्मूला भी बताया था मैंने, बताया याद है टेंशन का क्या होता है, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में g। एक तो फार्मूला ये है, इससे भी टेंशन फाइंड आउट किया जा सकता है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं फार्मूले से नहीं बोलूंगा, फार्मूला याद करने में बहुत सारे फार्मूले लर्न हो चुके हैं, मैंने तरीका सिखाया था आप दोनों को, अगर आप लोगों को याद हो क्लास में मैंने सिखाया था टेंशन निकालना। चलो निकालते हैं टेंशन, बिना फार्मूले के निकालते हैं, देखो हाँ ऐसे देखो, फॉर निकालते हैं सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं 2 kg के लिए निकालते हैं। ठीक है, फॉर मास 2 kg के लिए हम टेंशन फाइंड आउट करते हैं। क्या करें, 2 kg का है तो कितना लगा है, इसी के डायरेक्शन में लगा है ना टेंशन, तो 2g में से माइनस करें या t में से माइनस करें 2g को, उसी के डायरेक्शन में है तो 2g माइनस t किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन कितना है, इधर a है और 2 मास है इसका, तो 2a इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा के लिए क्या होगा टेंशन, फॉर मास ऑफ 1 kg के लिए
टेंशन ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ, तो t में से जाएगा g, अपोजिट डायरेक्शन में से बड़े में से जाता है, तो इसका इक्वेशन बनेगा t माइनस g इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, के एक्सेलरेशन कितना है a और मास a, तो इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यही सिखाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, प्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाया था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सिखाया था, एनालॉग याद है ना टेंशन निकालने का तरीका। तो देखो या तो फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन भूल जाओगे ना फॉर्मूला। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2g माइनस t इक्वल है आपके 2a के, और दूसरा है t माइनस g इक्वल है आपके a के। ऑन एडिंग दिस इक्वेशन, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऑन एडिंग इक्वेशंस क्या होगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 2g में से g गया, g 2 में से a गया, 3 ये आ गया। अब एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, g by 3, एक्सेलरेशन आ गया g by 3, तो हम मुझे एक्सेलरेशन पता लग गया है, ओके। अब एक्सेलरेशन हमारे पास g by 3, एक बार इस फॉर्मूले से निकाल के चेक करें, देखो आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, चलो 2 है ना, 2 डाल दिए, m1 कितना है 1 kg प्लस m2 कितना है प्लस क्या आएगा, मल्टीप्लाई सॉरी 2 अपॉन में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई में g, तो क्या आ गया 2 2 जा 4 और बाई 3 g इज इक्वल टू टेंशन, 4g by 3 आ गया टेंशन। अब एक्सेलरेशन आया ना g by 3, अभी तो टेंशन निकालेंगे कैसे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, किसी में पुट कर लो, इन एनी इक्वेशन क्या है, पहला पुट करें, दूसरे में कर ले, इजी है, t माइनस g इज इक्वल टू a, t g का g a कितना आया था g by 3, और ये g उस तरफ जाएगा तो g by 3 प्लस g, और t इज इक्वल टू आ जाएगा 3g, 1 से एलसीएम लेके 1 3 जा 3g, t आ गया 4g by 3, क्या आंसर आया